आज का आपका टॉपिक होगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 अराइज होता है, व्हेन अ माइनर इज सप्लाइड विद द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। इसमें क्वेश्चन यह अराइज हो रहा है कि अगर माइनर को उसकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दी जाती हैं तो सप्लायर क्या उनको रिकवर कर सकता है। तो यस, हम सभी जानते हैं सेक्शन 68 में इस बारे में बताया है कि सप्लायर उसको रिकवर कर सकता है, लेकिन सप्लायर ऐसा केवल ओनली माइनर की प्रॉपर्टी से ही कर सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये पूछता है कि एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज वॉइड। जिसमें आपसे पूछा गया है कि एग्रीमेंट जो होगा ए और बी के बीच में वो वॉइड कब होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं। अब आप वहाँ पर देखिए कि उनमें से वो कौन सा कंडीशन होगी जिसमें आने पर ए और बी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर कंसेंट ऑफ अ पार्टी वॉज कॉज्ड बाय कोवर्सन। अगर पार्टी की कंसेंट बाय कोवर्सन ली जाती है तो क्या वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनएडिक्वेट। हम सभी जानते हैं कि अगर कंसिडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनएडिक्वेट होता है तो इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फ्री कंसेंट नहीं है तब इस बात को ध्यान में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कंसेंट वॉज गिवन अंडर मिस्टेकन कॉन्सेप्ट एज टू वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपसे यहाँ पर यह बताया गया था, यहाँ पर आप सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर यह साफ करा गया है कि अगर पार्टीज़ के बीच में सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, उसकी कीमत को लेकर अगर कभी मिस्टेक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो यहाँ पर हम इसे मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक नहीं मानती हैं। अभी हमारा एक ऑप्शन रह गया था, वो देखिए, बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक एज टू ए फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर जब पार्टीज यहाँ पर बोथ पार्टीज, इसका मतलब ए और बी दोनों ही यहाँ पर जो एग्रीमेंट जिस बात को लेकर पार्टीज कर रही हैं, जो उनका सब्जेक्ट मैटर है, जो उनका एसेंशियल है, अगर उसको लेकर पार्टीज के बीच में मिस्टेक अराइज होती है तब ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। और आपका आंसर भी इसी को हम मानेंगे, बोथ द पार्टीज वाले को। यहाँ पर ये वाली बात और अराइज होती है कि इस बार के बारे में कहाँ बताया गया था, सेक्शन 20 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस इफ। यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कब इम्पॉसिबल हो जाता है? यदि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिस्ट्रॉय एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब अब यहाँ पर पार्टीज़ को यह नहीं कहा जा सकता कि वो उसको परफॉर्म करें, क्योंकि अब यहाँ पर परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्रीमेंट विल बी वॉइड इफ मिस्टेक इज। यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि अगर पार्टीज़ के बीच में मिस्टेक की जाती है पार्टीज़ के द्वारा, लेकिन उस मिस्टेक की वजह से एग्रीमेंट वॉइड कब हो जाएगा? जब वहाँ पर हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर मिस्टेक दोनों पार्टीज़ की तरफ से है और मिस्टेक फैक्ट को लेकर की गई है, मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक अगर होगी तो वहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑफ फैक्ट्स, एन एग्रीमेंट विल बी वॉइड इफ मिस्टेक इज ऑफ फैक्ट। इस बात को ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर आपसे बहुत सिंपल डायरेक्टली सेक्शन पूछ लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो बहुत सिंपल आंसर आपका होगा सेक्शन 56 में इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इसमें आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज राइट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि नंबर बी पॉइंट पर है, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing and same sense। हम इस बारे में कई बार रीड भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन 13, जो सेक्शन 13 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसने इस बारे में बताया है कि जब भी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं तो हमेशा से उनको सेम थिंग एंड सेम सेंस में एग्री होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट सही है वो 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense में
ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट माना गया है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें यह पूछा गया है कि अगर कोई एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट दी गई है तब यहाँ पर उसे रिवोक कब किया जा सकता है। बहुत सिंपल तरीके समझ लीजिए, कोई भी अगर ऑफरी के द्वारा जब कोई एक्सेप्टेंस बनाई गई है, लेकिन एक्सेप्टेंस बनाने के बाद अब ऑफरी को लग रहा है कि उसको ये एक्सेप्टेंस नहीं बनानी चाहिए थी, तब वह अपनी इस एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्टर जो है अपनी एक्सेप्टेंस को कभी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन जो प्रपोजर है उसकी नॉलेज में आने से पहले ही वो ऐसा कर सकता है। जब तक कि प्रपोजर की नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, उससे पहले तक वो उसे रिवोक कर सकता है। तो इसका आंसर होगा कैन बी रिवोक्ड इवन इफ इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो केस पर डिफाइन है। यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे गए हैं जिनमें आपसे केस, उससे रिलेटेड केस के बारे में पूछा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस हैं, आपको पता भी होने चाहिए। जनरल ऑफर, हम सभी जानते हैं जनरल ऑफर का जो लीडिंग केस होगा वो इसमें कार्लिड वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी का केस माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस लीडिंग केस है। एक्सेप्टेंस गिवन इन द इग्नोरेंस ऑफ द प्रपोजल, लालमन वर्सेस गोविदत्त का केस है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में हेडले वर्सेस वैक्सनडेल का केस आएगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो बी को माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 अराइज होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो क्या कहलाता है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइन की गई है। यहाँ पर अब आपका लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है। एन एग्रीमेंट ऑब्टेन बाय कोवर्जन इज, अगर कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें सहमति बाय कोवर्सन रिसीव की गई है तो ऐसे एग्रीमेंट का क्या रिजल्ट होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोवर्सन है उसको सेक्शन 15 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में डिफाइन करा गया है, और हम सभी जानते हैं अगर कोई भी सहमति बाय कोवर्सन ली गई है तो वो एग्रीमेंट वॉइडेबल ही माना जाता है। यहाँ पर आज आपके ये जो MCQs हैं कंप्लीट हो जाती हैं।